अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवी ग्लोबल। ड्राइंग के इस 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बेहतरीन नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था ड्राइंग पेंसिल के बारे में, और ड्राइंग पेंसिल के बारे में हमने बारीकी से समझा था। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं और इसका नाम है सैंड पेपर। ठीक है ना, इसका पूरा नाम क्या है? सैंड पेपर। सैंड मतलब बालू, बालू का मिलावट करके कुछ जो पेपर का निर्माण किया गया उसको सैंड पेपर बोलते हैं। और ये इसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे कि ड्राइंग में इसका क्या उपयोग है। इससे पहले हम जानते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ देखे हैं। ठीक है ना, इस सैंड पेपर को आप लोग सबसे पहले तो आपके घरों में जो राजमिस्त्री आते होंगे घर बनाने वाले, वो लोग भी रखते हैं। कहीं कहीं जो होता है ना, उनके जो टूल्स वगैरह होते हैं उसको चमकाने के लिए या किसी चीज़ में जंग लगा था उसको छुड़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है ना, आप लोग ऑटोमोबाइल शॉप पर भी इसको देखे होंगे। इसके अलावा रेडियो एंड टीवी वाला जो शॉप होता है वहाँ भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको शार्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, चाहे जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट्स रहता है। इस पर क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये पेंसिल है। ठीक है, इस पेंसिल का जो नोब है वो मान के चलिए मोटा हो गया है, बड़ी मोटी लाइनें खींच रहा है और पतली लाइन नहीं चल पा रहा है, या इसकी पेंसिल का नोक खराब हो गया, अंदर घुस गया है, तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले शार्पनर से पेंसिल को हम छील लेते हैं। ठीक है ना, छिलका जब निकलता है तो पेंसिल का वो जो लीड्स होता है वो दिखने लगता है। लीड्स को इस पे रख के ऐसे से रगड़ते हैं। ठीक है ना, चारों तो घुमाते हुए ऐसे से रगड़ते हैं, घुमाते हुए ऐसे से रगड़ेंगे तो क्या होता है, इसका जो लीड होता है शार्प हो जाता है और लिखने में काफ़ी अच्छा लिखावट हो जाती है। इसीलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं पेंसिल को शार्प करने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है ना, ब्लेड या चाकू से पेंसिल को काटने छाटने के बाद, ब्लेड या चाकू से पेंसिल को काटने या छाटने के बाद, मतलब शार्पनर से पेंसिल को छीलने के बाद, समझ रहे हैं ना, तेज शार्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल के लीड्स को तेज शार्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका यही बस इतना ही यूज है, इसके अलावा यूज नहीं है। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारे पास आता है इरेजर या रबड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, बचपन में आप लोग देखे होंगे ये रबड़ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है। इसको इंग्लिश में इरेजर बोला जाता है और हिंदी में रबड़ बोला जाता है। ठीक है, ये हिंदी में क्या हो जाता है? रबर। हिंदी में रबर बोलते हैं और इंग्लिश में इरेजर बोलते हैं। और ये लिखी हुई चीज़ों को मिटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जब पेंसिल से हम लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं तो इसको मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इरेजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पेंसिल द्वारा खींची गई लाइन को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बस इसका इतना ही यूज है, इसके अलावा कोई यूज नहीं है। ड्राइंग पेपर पे बहुत सारे पेंसिल गलत तरीके से चल जाता है या रखते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं निशान लग जाते हैं। उन सबों को नीट एंड क्लीन करने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग जानते होंगे पहले से ही, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है इरेजिंग शील्ड। नेक्स्ट क्या है? इरेजिंग शील्ड। इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो इससे जानते होंगे। चलिए इसको समझते हैं। इरेजिंग शील्ड क्या होता है? टॉपिक का नाम डालेंगे इरेजिंग शील्ड। ठीक है, अब इरेजिंग शील्ड होता क्या है कि कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ लाइन खींचना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ लाइन ऐसे मान लीजिए कैसे एक सर्कल ऐसे बना रहे थे और इसमें अचानक से लाइन एक खींचा गया, ये लाइन खींचा गया, बाहर हो गया। अब इस लाइन को अगर हम मिटाएंगे इरेजर से तो क्या होगा कि सर्कल का ये लाइन भी मिट सकता है ना। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा सर्कुलर एरिया वाला चीज़ है। ठीक है ना, जैसे ये है, ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को यहाँ पर रखेंगे। सर्कल को जैसे यहाँ पर रखेंगे तो इतना भाग ढक जाएगा। ठीक है ना, इतना भाग ऐसे ढक जाएगा और बाकी ये वाला भाग बचेगा। तो वहाँ पे इरेजर रख के हम ऐसे मिटा देंगे। इरेजर ऐसे रखेंगे और मिटा देंगे, इरेजर रख के ऐसे मिटा देंगे तो वो वाला भाग मिट जाएगा। हमको केवल सर्कल वाला भाग बच जाएगा। कैसे मिटा? इस सर्कल को ढक दिए। ठीक है ना, ये सर्कल को इस वाले लेकर यहाँ पे इसका लाइन को ढक दिए और बाकी जो बाहर था उसको मिटा दिए। तो कभी भी जो गलत लाइनें खींची जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसको मिटाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए अलग अलग शेप में बना हुआ है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे कुछ कर रहे थे, जैसे कि ट्रायंगल ही बना रहे थे ऐसे। ठीक है ना, और अचानक से ये लाइन ऐसे खींचा गया ऊपर, जबकि यहाँ तक ही खींचना था हमको। अब इसको मिटाने के लिए क्या करेंगे? तो उस तरह का इसमें फिगर को देखेंगे कौन सा फिगर वहाँ पर सेट कर जाएगा। ठीक है ना, ये फिगर भी सेट कर सकता है वहाँ पर। ठीक है ना, इसको ले जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखेंगे
ठीक है ना, कि यहाँ तक ढक जाए, यहाँ के बाद बाहर है, और यहाँ के बाद वाले को हम इरेजिंग शील्ड लाएंगे और ऐसे मिटा देंगे, ठीक है ना, तो मिट जाएगा, केवल ट्रायंगल बचेगा। तो इस तरीके से हम इस चित्र का प्रयोग करके, इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करके जो फालतू की जो लाइनें होती है उसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब इसका पॉइंट्स लिखा हुआ है, लिख लीजिए। पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग फालतू लाइनों को मिटाने में किया जाता है, ठीक है ना, फालतू लाइनों को मिटाने में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि इरेजिंग शील्ड का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो फालतू की लाइनों को मिटाने के लिए करते हैं। यह स्टील की पत्ती होती है, किसका होता है, स्टील का बना होता है। स्टील की पत्ती होती है जिस पर विभिन्न आकृति के खांचे कटे होते हैं, जिसपे विभिन्न आकार के आकृति के खांचे कटे हुए हैं, कटा हुआ है ना। अब इसमें जिस तरह का भी आपको लाइन फालतू लग रहा है उसको मिटाने के लिए इसमें से अलग अलग चित्रों का, विभिन्न तरह की आकृतियों का इस्तेमाल करके आप मिटा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व देखिए, ध्यान से देखिए, फ्रेंच कर्व, इसको हम लोग फ्रेंच कर्व बोलते हैं। पीछे मैंने सेट स्क्वायर में बोला था कि फ्रेंच कर्व एक 45 वाले पे बना रहता है, ऐसा मैंने बताया था आपको। तो फ्रेंच कर्व जो बना होता है यही फ्रेंच कर्व होता है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आइए समझेंगे। आप लोग आईटीआई में इसका इस्तेमाल नहीं किए होंगे, लेकिन आईटीआई में भी किया जा सकता है। जैसे आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग वगैरह बनाते हैं ना, वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, इलिप्स बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंच कर्व में अलग अलग देखिए कर्व टाइप का कुछ चीज़ बना होता है, ठीक है ना। फ्रेंच कर्व में अलग अलग शेप का कर्व बना रहता है, ठीक है ना। ये सब कर्व है, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं फ्रेंच कर्व को। ये पहला फ्रेंच कर्व जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा हाईलाइट करने के पीछे कारण क्या है, इसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। ये फ्रेंच कर्व रहा। इस तरह से सब सारे बने हुए आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो ये देख लीजिए इसको, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दूं क्या, हाईलाइट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसी वजह से हम नहीं करना चाहते, फिर भी इसको कर देते हैं, बड़ा वाला को कर देते हैं। इसके बाद आप समझेंगे कि फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है ना। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया फ्रेंच कर्व को। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, एक बात आपको कंफर्म हो रहा होगा कि यहाँ पे जो लाइनें खींची गई है फ्रेंच कर्व के अंदर में, जो स्लॉट दिख रहा है आपको, वो सब कहीं ना कहीं कर्व है, सीधा लाइन नहीं है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों में देखेंगे तो अंदर कर्व बना हुआ है, इसीलिए इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं। कर्व मतलब घुमावदार। अब क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए हम एक फिगर बना रहता है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर फिगर बनाए और यहाँ से ऐसे हमको घुमाते हुए एक लाइन खींचना है। अब आप हाथ से, सिंगल हाथ से इसे खींचेंगे तो खिंचाएगा नहीं, और फ्री हैंड खींचना है, और आपको पता भी नहीं कि इसका डायमीटर क्या है, इसका सेंटर कहाँ है, तो कैसे खींचेंगे, सेंटर नहीं मालूम है तो आप इस लाइन को नहीं खींच सकते हैं। विदाउट सेंटर खींचना है तो क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व को उठाएंगे, ठीक है ना, फ्रेंच कर्व को उठाएंगे और वहाँ पर रख के देखेंगे कहाँ से सेट हो रहा है, ठीक है ना। पॉइंट हम पहले बना लेंगे और फ्रेंच कर्व को रख के ऐसे उसमें स्लॉट में ऐसे लाइन खींच देंगे, खींचा जाएगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्लॉट है जो वहाँ पर सेट कर जाएगा, ठीक है ना। किसी को उठा के लीजिए, जैसे इसी को उठाएंगे, ई वाले को पार्ट को उठाते, ई वाला पार्ट को उपयोग करना चाहेंगे, ठीक है। ई वाला पार्ट को उपयोग करेंगे तो कैसे उपयोग होगा, यहाँ पे ई वाले पार्ट को ऐसे रख देंगे, ठीक है ना, छोटा छोटा खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाकर फिर ई वाले पार्ट को इधर स्लाइड करके ऐसे करके खींचेंगे तो खींचा जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर ड्राइंग में बनते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसे घुमाना होता है, इस लाइन को ऐसे घुमाना है तो आप पेंसिल से ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, पेंसिल से ऐसे नहीं घुमाएंगे तो गलत होगा, निश्चित है गलत होगा। तो उससे बचने का क्या तरीका है कि फ्रेंच कर्व के जो ये घुमावदार वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसको यहाँ पे रख के ऐसे घुमा देंगे तो घूम जाएगा। तो फ्रेंच कर्व का इस में हम इस्तेमाल करते हैं कि इरेगुलर जो शेप होता है ना, जो किसी शेप में नहीं होता, इरेगुलर होता है, किसी भी शेप में हो सकता है, उसको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग अव्यवस्थित इरेगुलर कर्व बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। इट यूज टू क्रिएट इरेगुलर कर्व्स। कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं, इरेगुलर शेप को बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। क्या है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, इसका नाम है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। अब ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए ड्राफ्टिंग टेम्पलेट ये होता है कि ये समय को बचाता है, ये हमारे समय को बचा देता है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि 20 mm के डायमीटर का आपको 10 सर्कल बनाना है, 20 mm के डायमीटर का 10 सर्कल बनाना है किसी ड्राइंग के अंदर में। अब आपको बार बार लाना पड़ेगा डिवाइडर,
बार बार आपको मेजरिंग करके डायमीटर खींच के सर्कल बनाइएगा 20 mm का, तो समय के लिए होगा, समय लगेगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग टेबलेट का इस्तेमाल करके इसमें बहुत सारे अलग अलग वृत्त का सर्कल खींचा रहता है, स्क्वायर रहता है, मतलब हर तरह का यहाँ पे चीज़ें बनी होती है जिसका डायरेक्ट इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 का, तो ये भी सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे सर्कल है। मान लीजिए कि 20 डायमीटर वाला ये वाला है 20 mm का, इसका डायमीटर है 20 mm का है, ठीक है। इसको रखेंगे वहाँ पे और खींचते जाएंगे, जितना भी सर्कल खींचना हो 20 का जल्दी जल्दी खींच लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमको 20 × 10 का आयत खींचना है, रेक्टेंगल खींचना है, तो यहाँ पर है 20 × 10 का, ये खींच लेंगे रख के, बहुत सारा हम एक साथ खींच सकते हैं। तो समय को ये बचाता है। बहुत सारा जो आयत वृत्त जो रेगुलर शेप होते हैं ना, रेगुलर शेप को एक से ज़्यादा बार बनाना हो किसी ड्राइंग में, तो ड्राफ्टिंग टेबलेट का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग। एरो बनाना है तो एरो के लिए आप हाथ से बनाइएगा, बड़ा मुश्किल होगा। ये ड्राफ्टिंग टेबलेट पे देखिए एरो बना हुआ है, इसे एरो बना लेंगे, ठीक है। ये कर्व बना हुआ है, तो इसको भी बनाने में टाइम नहीं, आप तुरंत बना लेंगे। तो इसको रख के उसके अंदर में से पेंसिल को हम लोग घुमा देते हैं, बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, इसका पॉइंट्स आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के वृत्त, आयत, वर्ग इत्यादि समबाहु बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के वृत्त, आयत, वर्ग इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इससे राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। स्केल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। स्केल से एग्जाम में स्केल से प्रश्न पूछ सकता है, तो स्केल को और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्केल बचपन से आप लोग देखते आए होंगे, ठीक है ना, बचपन से स्केल आप देखे होंगे। लेकिन आपको पता है कि स्केल का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेक्निकली भाषा में आप नहीं जानते होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। स्केल का जो प्रयोग करते हैं, इसमें हम लोग डायमेंशन को मापने और स्थानांतरित करने के लिए करते हैं, है ना। डायमेंशन को मापने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई ये हमारे पास स्क्वायर बना हुआ है, अब इसको ये कितने mm का है नापने के लिए हम इसका स्टील रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। स्केल का प्रयोग करेंगे, स्केल को यहाँ लाएंगे और मेजर कर लेंगे। मान लीजिए 20 mm का हो सकता है ना, ठीक है। मान लीजिए 20 mm का है, तो कैसे पता चला? इससे जब मेजर किए तो डायमेंशन को क्या कहता है, मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा डायमेंशन को स्थानांतरित करने के लिए। अब मान लीजिए सेम फिगर हमको यहाँ बनाना है, डायमेंशन को शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे, मेजर कर हम यहाँ पर बना लेंगे, इसको मिटा देंगे। तो क्या हुआ, डायमेंशन को स्थानांतरित कर दिए, यहाँ से वहाँ कर दिए। तो सेम दोनों में काम होता है, या तो बनाते हैं मेजर करते हैं, या डायमेंशन को स्थानांतरित करते हैं, यहाँ से वहाँ करके हम लोग चीज़ों को उपयोग में लाते हैं। जैसे आप वर्कशॉप में कोई पीस होता है जिसका आप कटिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्टील रूल से उसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। मेजर करके उतने पार्ट को कहीं से हम लोग काट लेते हैं। मान लीजिए 10 × 10 mm का एक प्लेट है, जिसको काट के आपको कोई जॉब को बनाना है, तो 10 × 10 mm का प्लेट क्या करेंगे, किसी लोहे के टुकड़े पर या जो भी हो आपके पास अवेलेबल, उस पर हम मेजर करेंगे, उसको काट डालेंगे और काट कर हम उसका शेप का निर्माण करेंगे। तो स्केल से क्या किए, मेजर किए, उसके डायमेंशन को स्थानांतरित किए। तो इससे क्या, बस इतना ही उपयोग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका जो बनावट होता है, इसका जो निर्माण किया जाता है, एक होता है 150 mm का होता है और एक होता है 300 mm का, ठीक है ना। प्रोफेशनल हम लोग ड्राइंग में इसी का इस्तेमाल करते हैं, 150 mm वाला और 300 mm वाला। जो 150 mm वाला लंबा स्केल होता है ना, उसकी जो चौड़ाई होती है 20 mm होती है। ये मान के चलिए कि 150 mm का है, ठीक है ना, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 150 mm होगी, ठीक है ना। लेकिन इसका जो चौड़ाई होगा, ये वाला भाग जो चौड़ा होगा, ये कितना होगा, 20 mm। तो 150 mm वाला जो होता है, 150 mm वाला होता है 20 mm चौड़ाई, इसका ये लेंथ है। 150 mm अगर लंबा स्केल होता है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 20 mm। उसी तरह से जो 300 mm वाला होता है, उसी तरह से जो 300 mm वाला स्केल होता है, बड़ा वाला, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी जो ये चौड़ाई होगी, ये कितनी होगी, 35 mm लिखा हुआ है ना, कितना होगा, 35 mm। तो 300 mm वाला की चौड़ाई कितनी होती है, 35 mm होती है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि जो 300 mm का होता है, उसका चौड़ाई 35 mm होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब इसे बनाया किससे जाता है, इसको बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लकड़ी का भी स्केल देखे होंगे आप लोग, ठीक है, या स्टील का भी देखे होंगे आप लोग, आइवरी का भी देखे होंगे, और सेल्यूलॉइड का भी देखे होंगे, या प्लास्टिक का भी देखे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5
5 पदार्थों से इस स्केल का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है ना। और आपके पास कौन सा स्केल है वो आपको पता होगा, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला लकड़ी का भी होता है, पहले ज़माने में अधिकतर लकड़ी के ही स्केल बनाए जाते थे। इसके बाद आया, क्योंकि वर्कशॉप में ज़्यादातर लकड़ी का स्केल आप देखे होंगे। इसके बाद आया स्टील से भी बना, आइवरी से भी बनता है, सेलुलोइड से भी बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है। बच्चों वाले स्टोन बॉक्स को देखेंगे तो उसमें प्लास्टिक का स्केल आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स है और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इससे पूछता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्केल इस तरह का भी होता है, ठीक है ना, ये भी स्केल है, एक तरह का स्केल ही मानते हैं इसको भी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। हमारे सामने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तो बचपन से जानते होंगे आप लोग कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बहुत सारे ज्योमेट्री बनाने के लिए औजार होते हैं, जिससे हम लोग ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं। मतलब आयत, वृत्त, सर्कल, ट्रायंगल, जो भी जिस भी तरह का आप शेप बनाना चाहते हैं आप ज्योमेट्रिक बॉक्स के इस्तेमाल से बना सकते हैं। और ये हमारे बैग में बचपन से दिखने को मिलता है, ठीक है। स्कूल वाले बच्चे भी इसका प्रयोग करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या पहला जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ समझिएगा, यह आमतौर पर निकेल या ब्रॉस के बने होते हैं, ठीक है ना। ये आमतौर पे जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है निकेल या ब्रॉस का बना होता है, ठीक है, इसका जो बॉक्स होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है समझिएगा। इसके अंदर पहला होता है लार्ज कंपास, मतलब बड़ा कंपास। दूसरा होता है लार्ज डिवाइडर, बड़ा डिवाइडर। तीसरा होता है ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स, बो उपकरण, ठीक है। चौथा है ड्रॉप स्प्रिंग बो इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रॉ स्प्रिंग बो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंकिंग पेन होता है। स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है। लेड केस होता है, लेड केस मतलब पेंसिल का जो लीड होता है वो होता है। इतने सारा चीज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। एक लेंस भी आजकल देखने को मिलता है, चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए लेंस भी दिया जाता है। आपको सेलो टेप भी दे देता है इसके अंदर में। शार्पनर होता है, ठीक है ना, पेंसिल को छीलने के लिए हैं। इरेजर होता है, इरेजर होता है। तो तमाम चीज़ें अब डिपेंड करता है कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ठीक है। जैसे ये शार्पनर उसमें नहीं लिखा हुआ, ये भी होता है ना पेंसिल को तेज करने के लिए आपका। इरेजर होता है, ये वाला इरेजर भी होता है जो चीज़ों को जो गलत है उसको मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे उपकरण हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है। अब डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में से इनमें से कौन सी चीज़ें होती जो नहीं होता है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप देख लीजिएगा कि कौन नहीं होता, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे राइट डाउन करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, इसके पार्ट्स को हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पार्ट्स होते हैं उसका क्या क्या उपयोग है। चलिए, पहला है हमारे पास लार्ज कंपास, ठीक है ना। क्या है लार्ज कंपास, इसको हम लोग कंपास बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि इसको क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। इसमें एक इधर सुई जैसा पिन निकला रहता है, ये लेग है इसका, ठीक है ना। ये लेग तो यहाँ से यहाँ तक इसको लेग बोलते हैं। एक लेग बोलते हैं, ये वाला लेग हुआ जिसमें यहाँ तक मोटा, यहाँ से पतला हो जाता है, जो इसे पेपर पर टिकाता है। और दूसरा जो लेग होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, पेंसिल इसमें लगाते हैं और जो भी ड्राइंग हो बनाते हैं। तो ये जो लार्ज कंपास होता है इसमें 2 टांगे होती है ना, 2 टांग, 1 और 2, जिस एक में पेंसिल लगता है, एक में ऑलरेडी पहले से लोहे का कोई नीब जैसा लगा रहता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग बड़े आकार के मतलब 120 mm तक के व्यास वाले वृत्त खींचने में किया जाता है। अगर बड़े आकार का वृत्त खींचना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम 120 mm तक के हम लोग सर्कल को इससे हम बना सकते हैं, मतलब वृत्त को इससे हम लोग बना सकते हैं। कितना, 120 mm के। तो अगर आपको सवाल पूछता है एग्जाम में कि 120 mm तक के वृत्त, बड़े वृत्त को बनाने के लिए हम कौन सा कंपास का प्रयोग करते हैं, तो लार्ज कंपास का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लार्ज डिवाइडर, ये डिवाइडर है, ठीक है ना। डिवाइडर से कंपास और डिवाइडर में अंतर क्या है, कंपास में पेंसिल लगाकर हम लोग ड्राइंग कोई भी ज्योमेट्री बनाते हैं। डिवाइडर में ऐसा नहीं करते। डिवाइडर क्या करता है, केवल और केवल डायमेंशन को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। केवल और केवल डायमेंशन को ट्रांसफर करता है। कोई भी डायमेंशन हो उसको मेजर करके आपको राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये है, अब ये आपको दिख रहा है, तो इसके जो इंटरनल वाला पार्ट है इसका डायमेंशन मेजर करना है। तो इंटरनल वाला डायमेंशन मेजर करने के लिए हम लोग इस कंपास का डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। इस डिवाइडर, क्योंकि इसके अंदर ना देखिए ये घुमावदार होता है, जो अंदर वाले भागों में, ये वाला अंदर वाले भागों में फंस जाता है। ऐसे आएगा, ऐसे रहेगा ना, ऐसे ऐसे, तो अंदर वाले भाग में ऐसे फंस जाएगा और इसका डायमेंशन मेजर कर देगा अंदर वाले का, ठीक है। बाहर वाले के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बाहर वाला डायमेंशन मेजर करना तो ऐसे आके इसको पकड़ लेगा, ठीक है। ऐसे पकड़ लिया, इसी को ले जाकर हम स्केल पर रखेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे कितना है ना। और ये गहराई में अगर कुछ चीज़ें हैं उसको मेजर करने के लिए अंदर ढुका देते हैं, उसको देख लेते हैं कैसा है, ठीक है। या ऐसे नॉर्मली इसका इन जनरल यूज है, जनरल में भी यूज हम इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। तो
जो लार्ज डिवाइडर होता है इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? डिवाइडर का प्रयोग डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। बस इतना ही यूज है। पूछे डिवाइडर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए। आते हैं बो इंस्ट्रूमेंट्स। बो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं भाई? बो मतलब होता है धनुष, धनुषाकार जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बो इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। देखिए ना, देखिए पीछे इसके है ना धनुषाकार, पीछे ना धनुषाकार, ये इसीलिए इसको बो इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे ना इस तरह का बना होता है, या इसका शेप धनुषाकार जैसा होगा। ठीक है ना, धनुष जैसा होगा, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। आइए समझते हैं। ये छोटे आकार के उपकरण होते हैं, ये बहुत छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना, इनका प्रयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, इन उपकरण को खोलने के लिए व्हील नट का उपयोग किया जाता है। देखिए इस उपकरण में सारे में देखें तो व्हील नट लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, आप लोग, आपको दिखा रहे हैं, ये व्हील नट है। ठीक है ना, व्हील नट का मतलब व्हील मतलब चक्का, चक्का वाला नट। इसको पकड़ कर ऐसे कसेंगे तो कसाएगा और खोलेंगे तो खुलेगा, तो ये व्हील नट होता है। इसमें क्या लगा रहता है? व्हील नट लगा होता है। ठीक है ना, ये व्हील है और इसको अंदर में, इसको ऊपर जो स्लाइड कर रहा था व्हील नट इसको बोलते हैं। ठीक है ना, चक्का जैसा नट। अब एग्जाम्पल के लिए बोला है कि बो कंपास, ये जो बो कंपास आपको दिख रहा है ये कंपास ही है सब। ठीक है, समान दूरी बांटने के लिए 50 mm तक के वृत्त खींचने के लिए, ये 50 mm तक के वृत्त खींचना हो, 50 mm तक के वृत्त खींचना हो तो इससे आराम से खींच सकते हैं। साथ ही साथ समान दूरी का डायमेंशन को बांटना होता हो तो इसके लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। समान दूरी के डायमेंशन का मतलब क्या समझे आप लोग? यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, समान दूरी के डायमेंशन को बांटने के लिए। तो मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन है। ठीक है ना, अब ये लाइन की जो लंबाई है 100 mm है। ठीक है ना, 100 mm है, और हम बोले कि इसको 10 भागों में बांट दीजिए, इसको 10 भाग में बांट दीजिए। तो 100 mm को 10 भाग में बांटेंगे तो 10 mm आ रहा है। अब 10 mm हमको लाइन खींचना है, 10 mm लाइन खींचेंगे तो 10 भाग में बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस कोई भी कंपास को हम उठाएंगे, मान लीजिए इसको उठाए, इसको लाए और यहाँ पे स्केल रखा हुआ है। ठीक है, ये स्केल है, मान के चलिए कि ये स्केल है ये। ठीक है, स्केल पे 1 से 10, 20 और 30 ऐसे बना हुआ है पॉइंट्स। ठीक है, इसको कंपास को लाए और यहाँ से यहाँ ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए और ये नट को टाइट कर दिए। ठीक है ना, नट को टाइट कर दिए, इसको लाए और ये नट को हम लोग टाइट कर दिए। अब यहीं पे रुक गया, और ये जो डायमेंशन अभी मेजर किए थे, मान के चलिए कि ये कितना है? 10 mm है। ठीक है ना, क्योंकि 10 का ही हमको लेना है। अब इसको लेकर ऐसे ऐसे रख के क्रॉस करते जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्रॉस करते जाएंगे तो ये क्या करेगा? 10-10 का बांट देगा 10 भागों में। तो किसी भी लाइन को, किसी भी डायमेंशन को बांटना होता है ना, तो इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक बार हम मेजर कर समान दूरी में, ठीक है ना, ये नहीं अलग अलग दूरी नहीं, 10-12 में नहीं, एक समान दूरी में बांटना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? पहले मेजर कर लेंगे 10 mm पे और उसको नट से उसका डायमेंशन को टाइट कर देंगे। अब डायमेंशन हिल डोल नहीं करेगा। अब लाएंगे वहाँ पे और पेंसिल लगा ही है, ऐसे ऐसे कर करके खींच देंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, समान दूरी को बांटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं इसका पॉइंट्स है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला स्लाइड है मेरे पास, ड्रॉप स्प्रिंग बो इंस्ट्रूमेंट्स। ड्रॉप स्प्रिंग बो इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, ड्रॉप स्प्रिंग, बो मतलब पीछे धनुषाकार है ना, इसीलिए इसमें ड्रॉप स्प्रिंग का मतलब है कि ऐसे से दाबिएगा ना तो ये दब जाएगा। बो इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं दबता है। ठीक है ना, पीछे करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे तो दबेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नट लगा हुआ, नट और बोल्ट पे लगा हुआ। ये सब क्या है? नट बोल्ट पे है। तो नट बोल्ट वाला कभी इसे दाब नहीं सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे नट है, नट को टाइट करेंगे तो धीरे धीरे ये दबेगा, लेकिन अचानक से दाबिएगा तो नहीं दबेगा। और सेम यही चीज़ें नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे, ड्रॉप स्प्रिंग बो इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ रैचेट लगा होता है। ठीक है ना, ये क्या है? रैचेट है, स्प्रिंग कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम ऐसे सिंपली से दाबेंगे तो ये दब जाएगा। ठीक है ना, अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, और जितना भी डायमेंशन हो तो हम इसको पकड़ कर ऐसे मेजर करके इसको हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं। ठीक है ना, तो स्प्रिंग वाला सिस्टम इसमें रहता है। ठीक है ना, दबता है तो स्प्रिंग दब जाता है, छोड़ता है स्प्रिंग फैल जाता है। तो स्प्रिंग पे ये डिपेंड करता है। तो इसमें ईजी क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा डायमेंशन है कि नट को खोलना नहीं है। ठीक है ना, एक बार ऐसे हाथ से दाबिए और जहाँ तक जा रहा है वहाँ पर डायमेंशन को मेजर करके टाइट कर दीजिए। उसमें क्या होता है कि नट खोल खोल को चेक करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक बार दाब कर डाल दीजिए और व्हील को टाइट कर दीजिए, बस वो फिक्स हो जाएगा। तो इसमें ये थोड़ा सा आसान होता है करने में।
तो यहाँ पर लिखा हुआ कि इसका प्रयोग एक ही प्रकार के काफी संख्या के वृत्त खींचने में किया जाता है, एक ही प्रकार के काफी संख्या के वृत्त को खींचने में किया जाता है। और इसका भी सेम जो अभी पीछे वाला था, पीछे वाला का हम इसी में उपयोग करते हैं। ये था ना, ये ड्रॉप स्प्रिंग है और इसका भी एक ही तरह के वृत्त खींचते हैं, इसमें भी और उसमें भी, लेकिन वो थोड़ा सा इजी होता है यूज करने में, ये थोड़ा सा इजी होता है यूज करने में, बस इतना ही अंतर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, ड्राइंग टेबल पे जिस भी कागज को हम लोग रख के ड्राइंग का निर्माण करते हैं उसको हम ड्राइंग शीट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये भी, इसका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे कि ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट क्या होता है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ड्राइंग शीट वह माध्यम है जिस पर पेंसिल के माध्यम से चित्र तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग शीट वह माध्यम है जिस पर पेंसिल के माध्यम से चित्र तैयार किए जाते हैं। ड्राइंग शीट का मानक आकारों में उपलब्ध है। ड्राइंग शीट अलग अलग स्टैंडर्ड साइज में मिलता है, आपको पता है A4, A3, A2, A0, ये सीट का साइज होता है, इसमें हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। और ड्राइंग शीट पे क्या कहते हैं हम लोग कि पेंसिल की मदद से कोई भी चित्र का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ड्राइंग शीट कुछ इस तरह से आपको दिखता होगा। और ड्राइंग शीट को अगर खरीद के मार्केट से लाते हैं तो उसमें लेआउट नहीं बना होता है, हम लोग घर लाते हैं और लेआउट बनाते हैं। तो देखिए लेआउट कैसे बनता है, इसको समझिए। जब आप ड्राइंग शीट को खरीद के लाते हैं तो ये आपका ये बाउंड्री वाल होता है, ड्राइंग शीट का ये बाउंड्री वाल है, ठीक है ना। लास्ट कॉर्नर है, उसको हम लोग रेड कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझने वाला है। ये आपका ड्राइंग शीट का पेज हुआ, ठीक है ना, अंतिम किनारा हुआ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंतिम किनारा बोलेंगे। ये ड्राइंग शीट का अंतिम किनारा हुआ। ये रहा आपका ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट खरीद के लाए तो इस तरह का था। अब जब ड्राइंग का निर्माण करने जाएंगे, ड्राइंग बनाने से पहले हम इसका लेआउट तैयार करते हैं। लेआउट क्या होता है कि इधर लेफ्ट साइड से 20 mm का मार्जिन देते हैं, लेफ्ट साइड से 20 mm का मार्जिन, इधर से इधर ये 20 mm का हम लोग मार्जिन देते हैं। तो 20 mm के मार्जिन का मतलब यहाँ से एक लाइन 20 mm पर हम खींच देंगे लेफ्ट साइड से यहाँ तक, ठीक है। और बाकी तीन तरफ से हम लोग 10 mm का मार्जिन देते हैं, इन दोनों के बीच में 10 mm का मार्जिन देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ड्राइंग बन जाता है तो इसको अंदर में एक फोल्डर में रखना होता है, उस समय इसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है इधर से, तो इधर से 20 mm देते हैं और ड्राइंग का कुछ नुकसान न पहुंचे इसलिए इधर से 10 mm छोड़े रहते हैं। अब बाकी तीन तरफ से 10 mm और इधर से लेफ्ट साइड से 20 mm, ठीक है। तो इधर से हम 10 mm का मार्जिन पे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे ये 10 mm पे एक और लाइन हम ड्रॉ कर दिए। अब हमारा ड्राइंग शीट का लेआउट तैयार होगा। और अब हम जो बनाएंगे ड्राइंग इसी के अंदर में बनाएंगे। ये जो अंदर वाला 10 mm का मार्जिन है उससे बाहर नहीं बनेगा और इधर 20 mm के मार्जिन से अंदर नहीं बनेगा, ठीक है ना। सब अंदर इसी के अंदर में बनाना है, ठीक है। जब ड्राइंग का निर्माण करते, ड्राइंग को निर्माण करने के बाद वो ड्राइंग किसके लिए है, क्या है, कितने mm में बना हुआ है, कितना स्केल का प्रयोग किए हैं, मतलब किस रेशियो का प्रयोग किए हैं, ये सब की जानकारी हमको देनी होती है। और ये जानकारी हम लोग टाइटल बॉक्स में देते हैं। तो कॉर्नर में राइट साइड में हम लोग टाइटल बॉक्स का निर्माण करते हैं। और टाइटल बॉक्स के बनाने का भी एक विधि है, उसी प्रकार से हम लोग टाइटल बॉक्स बना सकते हैं। अपने मन से टाइटल बॉक्स नहीं बना सकते, इसका भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब ये रहा टाइटल ब्लॉक, ठीक है, ये रहा टाइटल ब्लॉक और ये रहा ड्राइंग शीट जहाँ पे आप ड्राइंग बना सकते हैं। इतना एरिया आपको मिलता है ड्राइंग बनाने के लिए। और ये वाला टाइटल ब्लॉक है, यहाँ पे केवल और केवल टाइटल ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि जो ड्राइंग पेपर होता है, ड्राइंग शीट होता है, वो दो तरह का होता है। एक हैंडमेड पेपर होता है, हाथ से बनाया हुआ पेपर होता है, और एक मिल मेड पेपर होता है। हैंडमेड पेपर बहुत पहले ज़माने में बनाए जाते थे, अब इसका ज़रूरत नहीं है और नहीं बनता है। अब केवल केवल मिल मेड पेपर बन के आता है, ठीक है ना। और जो मिल मेड पेपर होता है उसको खरीदने जाइएगा तो आपको किलोग्राम प्रति रिम में देता है, किलोग्राम प्रति रिम या ग्राम प्रति वर्ग मीटर में आपको मेजर करके देता है। तो मान के चलिएगा अगर आपको पेपर लेना है 2 kg, तो बोलेगा कि प्रति रिम लीजिए, केजी प्रति रिम देगा, ठीक है ना। एक रिम अगर 1 kg का है और दाम है 100 रुपया, तो अगर 2 kg रिम चाहिए आपको, 2 किलो प्रति रिम चाहिए तो आपको 200 रुपये देना होगा। उसी तरह ग्राम में खरीदेंगे तो ग्राम प्रति मीटर के हिसाब से आपको देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये जो ड्राइंग शीट होता है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग शीट का साइज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ड्राइंग शीट का साइज। भारतीय मानक जो मानक संस्थान है IS
10/811 1983 के अनुसार ड्राइंग शीट के साइज निम्नलिखित हैं। यहाँ साइज दिया हुआ है, तो आइए समझते हैं। A0 का जो साइज है ये ट्रिम साइज है और ये अनट्रिम्ड है। मतलब जब फैक्ट्री से बन के आता है तो ये अनट्रिम्ड बन के आता है, ठीक है ना। बाद में इसको ट्रिम्ड करके इस साइज में लाया जाता है और मार्केट में मिलता है। प्रोफेशनल वाला ये होता है, मतलब जो आपको मिलता है घर में इस साइज का होता है, जो कंपनी में निर्माण होता है इस साइज का होता है। इस साइज का कंपनी में निर्माण क्यों होता है, क्यों बड़ा निर्माण किया जाता है? रीजन क्या है कि जब बन के आता है तो ट्रांसपोर्टिंग होती है, वहाँ से निकाला जाता है, तो हो सकता है उसका कॉर्नर वगैरह खराब हो जाए ना, थोड़ा बहुत खराब हो सकता है, थोड़ा बहुत इरर आ सकता है, या बिल्कुल एग्जैक्ट उस साइज में नहीं निकलता है, तो थोड़ा सा बड़ा साइज में निकाल दिया जाता है। बाद में आपको साइज के अनुसार काट कर सीट बना दी जाती है और उसी सीट को फोल्ड करके दुकानों में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। तो आपको ये वाला मिलता है और एग्जाम में यही वाला से सवाल ज़्यादा पूछता है। इससे भी कभी कभी पूछता है, दोनों को याद रखना है, ठीक है ना, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिम्ड साइज वाला। तो चलिए इसको हम समझते हैं कैसे याद करना है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला जो होता है ड्राइंग का जो नाम है A0 बोलते हैं, A0 साइज का ड्राइंग शीट। इसका जो डायमेंशन होता है 841 × 1189, ठीक है ना। ये ट्रिम में होता है जो हमें उपयोग में आता है। जो फैक्ट्रियों में निर्माण होता है इसका तो वो 880 × 1230 होता है, ठीक है। पहला वाला डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। A0 याद कर लिए तो सब बाकी याद हो जाएगा, बाकी में कुछ करना ही है, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहला क्या हुआ, A0 841 × 1189। A1 को क्या करना है, A1 को लिखने के लिए इसका आधा कर दीजिए। 1189 भागा 2 करेंगे तो 594 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट वाला चीज़ों को छोड़ देना है, क्यों लिखना है, क्या 594। इधर वालों को हमेशा आधा करना है, 594 इंटू ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है ना, किनारे वाला अंदर आ जाएगा और जो अंदर था उसका आधा करके किनारे कर देंगे, ठीक है। A1 हो गया। A2 की हम बात करें, A2 कैसे याद होगा, तो 841 का हम अगर आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो हमारा 420 आ जाएगा, 420 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 420 हो गया, ठीक है। ये यहाँ गया आधा करके और इधर वालों को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, 594 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फिर हम A3 की बात करें तो 594 का आधा कर देंगे तो 297 हो गया। और आपको पता ही है कि 420 को यहाँ लाना है, तो 420 को हम यहाँ ला देंगे। फिर क्या करें, 420 का हम आधा करेंगे तो 210 आ जाएगा और 210 यहाँ पे लिखा इंटू मल्टीप्लाई में 297, तो 297 को हम यहाँ लाएंगे। और फिर क्या करें, 297 को हम आधा करेंगे तो 148 के आसपास आएगा और 148 इंटू इसको हम ला देंगे यहाँ पे 210 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ट्रिम्ड साइज याद करना है ड्राइंग का तो एक याद करके रखिए, बाकी बन जाएगा। एक A1 841 इंटू 1189, ठीक है ना। अब A2 लिखेंगे तो 1189 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 594। आई इंटू पता ही है, किनारे वाला को अंतिम में लिखते हैं, 841 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट A2 लिखेंगे तो A2 में क्या करेंगे हम, 841 का हम आधा करेंगे तो 841 का आधा लगभग 420 होता है। इंटू आपको पता है कि 594 को हम यहाँ लेंगे तो 594 हो गया। फिर क्या करेंगे, 594 को हम आधा करेंगे तो हमारे पास आएगा 297 और 297 इंटू इधर 420 यहाँ आ जाएगा 420। फिर इसका हम आधा करेंगे तो ये 420 को तो 210 हो गया, 210 इंटू 297 और फिर 297 का आधा करेंगे तो 148 इंटू इधर आ जाएगा 210। मतलब कुछ नहीं करना है, एक याद कर लीजिए और इसका आधा कीजिए, इसको इधर लाइए, फिर इसका आधा कीजिए, फिर इसको इधर लाइए, ऐसे कर करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। ये बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है, बस एक याद रहेगा, बैठ के आप इसे बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाला चीज़ नहीं काम करता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ये इसमें काम नहीं करता है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको याद रखिएगा। A1 जो सीट होता है ना, इसको हम लोग इंपीरियल साइज बोलते हैं। जो इसका A1 साइज होता है, ये वाला जो साइज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीरियल साइज। क्या बोलते हैं, इंपीरियल साइज। और साइज क्या है, 594 इंटू 841, 594 इंटू 841 को इंपीरियल साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपीरियल साइज, ठीक है ना, इंपीरियल साइज बोलते हैं। और ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सी इसमें ड्राइंग सीट है जिसका हम लोग इंपीरियल साइज बोलते हैं, तो दे देगा ऑप्शन में A0, A1, A2, A3 और A4। तो आपको याद रखना पड़ेगा A1 को इंपीरियल साइज बोलते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर नहीं भी देता है तो पूछता है कि A3 ड्राइंग सीट का साइज क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और ऑप्शन है, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए पूछेगा कि ट्रेनिंग के लिए हम लोग किस साइज के सीट का प्रयोग करते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए हम लोग A2 साइज के सीट का प्रयोग करते हैं और जिसका डायमेंशन 420 से 594 होता है, ठीक है ना।
ट्रेनिंग के लिए हम लोग A2 सीट का प्रयोग करते हैं और जिसका साइज होता है 420 इंटू 594, ठीक है ना। इसका मतलब ये आधा एम्पीरियल सीट होता है। क्या होता है? आधा एम्पीरियल होता है, ठीक है ना। ये आधा एम्पीरियल इसको कहा जाता है, ऐसे भी ये आधा ही है उसका। अब हम बात करेंगे कि जो सबसे बड़ा ड्राइंग सीट होता है ना, A0 क्या है? सबसे बड़ा ड्राइंग सीट है। तो सबसे जो बड़ा ड्राइंग सीट होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वर्ग 1 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 मीटर का होता है, स्क्वायर नहीं, 1 मीटर का होता है, ठीक है ना। किसका क्षेत्रफल? एरिया ऑफ A0 जो सीट होता है, एरिया ऑफ A0 जो सीट होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है 1 मीटर। क्षेत्रफल मतलब एरिया स्क्वायर में हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर होता है। वर्ग है ना, 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का होता है। और इसका जो रेशियो होता है, इसके जो साइज, मतलब ये ड्राइंग शीट हो गया, ठीक है ना, ये ड्राइंग शीट हो गया, मान लीजिए y हो गया और ये x हो गया। ये दोनों का जो रेशियो होता है, रेशियो की हम बात करें, ये दोनों का जो रेशियो होता है सीट के साइज, सीट के साइड मतलब भुजाओं का, सीट के भुजाओं का जो रेशियो होता है x और y का रेशियो होगा वो 1/√2 होगा, ठीक है ना। 1/√2 होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, x और y का जो रेशियो होता है वो 1/√2 होता है। इस रेशियो में हमें ड्राइंग शीट मिलता है और x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये वाला चीज़ों को याद रखना है कि रेशियो ऑफ ड्राइंग शीट क्या होता है? 1/√2। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि रेशियो ऑफ ड्राइंग शीट 1/√2, और ये प्रश्न पूछा जाता है, याद करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग शीट खत्म हो गया। अब ड्राइंग शीट खत्म हुआ, इसके बाद हम टाइटल ब्लॉक पढ़ेंगे। आपको बताया था ना कि ड्राइंग शीट के अंदर में एक टाइटल ब्लॉक से नीचे बना होता है, उस टाइटल ब्लॉक्स को हम यहाँ पे जूम करके दिखाए हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये टाइटल ब्लॉक है, इसको हमने जूम कर दिया है, बड़ा कर दिया है। और आइए समझते हैं टाइटल ब्लॉक्स को। सबसे पहला इसमें टाइटल ब्लॉक में क्या देखा जाए? डायमेंशन। तो इसका जो लेंथ वाला जो डायमेंशन होता है ना, तो देखिए ये लेंथ वाला डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ वाला डायमेंशन है। और ये जो लेंथ वाला जो डायमेंशन होता है 185 mm का होता है। कितने का होता है? 185 mm का होता है लेंथ वाला, बड़ा में। और चौड़ाई में देखिए, तो चौड़ाई में जो फुल डायमेंशन देखेंगे यहाँ पे चौड़ाई में फुल डायमेंशन देखिएगा आप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ठीक है ना। ये चौड़ाई वाला है। और चौड़ाई वाला जो डायमेंशन होता है 65 mm का होता है। कितना होता है? 65 mm, ठीक है। अब इतना बड़ा हम लोग टाइटल ब्लॉक डिजाइन कर लिए। तो आइए इतना बड़ा टाइटल ब्लॉक हम कलर ओवरलैप कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब ये रहा हमारा, मेजर कर लिए 65 हो गया, ठीक है। और इधर वाला कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। तो इधर वाला हमारा हो गया 185, और इधर वाला चौड़ाई कितना था? 65, और लंबाई कितना है? 185 है। लंबाई कितना है हमारा? 185 है। तो इस तरह से ये 185 इंटू 65 का ये हमारा टाइटल ब्लॉक्स बन गया। अब इसमें क्या करते हैं कि 45 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये निमी का है बाबू, ध्यान रखना, ये निमी का टाइटल ब्लॉक बना हुआ है और ये निमी वाला ही फॉलो किया जाए। 45 इंटू 125, 45 इंटू 125, ठीक है ना। 45 इंटू 125 में हम लोग संस्थान का नाम लिखते हैं। जो भी संस्थान, जो भी चीज़ें लिखते हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देते हैं, संस्थान का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई भी संस्थान हो, या आपका जिस कंपनी में काम करो उसका नाम, या कोई कॉलेज में उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। कितना में? 45 mm इंटू 125 mm में, ठीक है। अब यहाँ पे स्केल लिखते हैं। स्केल का यहाँ डायमेंशन होता है, ये 10 का होता है, यहाँ से यहाँ 10 होता है, ये यहाँ से यहाँ 10 है। और इसका जो इधर वाला है ये लंबाई ये 25 है, ये 25 इंटू 10 में स्केल, और स्केल का रेशियो को भी हम अलग से लिखते हैं, 1/10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो टाइटल होता है, तो टाइटल के लिए हम 100 mm का लंबाई लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 100 है, 100 है यहाँ से यहाँ तक। और इसकी जो ये कहेंगे यहाँ पे ये वाला जो भाग है चौड़ाई है, ये 20 mm का है, ठीक है ना। ये 20 mm का चौड़ाई और 100 mm का लंबाई में हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो भी ड्राइंग बना रहे होंगे उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इधर वाला काम आपका खत्म हो गया। अब हम इधर आते हैं, तो इधर क्या करते हैं हम लोग? ये 65, ये चौड़ाई कितना है? 65 इंटू 60, यहाँ से यहाँ तक 60 है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60 है। 60 इंटू 65 के
में एक रेक्टेंगल जैसा आपको दिखेगा, इसको हम लोग अलग अलग भाग में डिवाइड कर देंगे। और ध्यान रखेंगे जो डिवाइड करेंगे उसका कोई सेक्शन निश्चित नहीं है। अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। किसको? 65 को 7 सेक्शन में डिवाइड किया है ना। 65 है, पूरा लंबाई कितना है? 65 को 7 से डिवाइड किया है, और चौड़ाई कितना है इसका? 60 है। लेकिन आप कितने में डिवाइड करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे लिखिए एडमिशन नंबर है, रिक्वायरमेंट है। टाइम गिवन, ये भी रिक्वायरमेंट है। टाइम टेकन, ये भी रिक्वायरमेंट है। डेट कौन सा है, चेक किसने किया है, एक्सरसाइज नंबर क्या है, और ड्राइंग नंबर क्या है। तो हो सकता है आप में आपके कॉलेज वाले स्कूल वाले ये बोले कि नहीं टाइम टेकन नहीं लिखना है, तो ये वाला ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब हमारा 65 को हम 6 से भाग कर देंगे। 65 को हम लोग 6 से भाग कर देंगे, और जो हमारा पे यहाँ पर डायमेंशन आएगा उसी डायमेंशन में सारे ब्लॉक को बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 60 है, और 60 को हम लोग ये इसका लंबाई कितना है? 60 है, और हमको बनाना है 10 भाग में बराबर बांटना है, तो 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 6 में आ जाएगा। अब सारा ब्लॉक 6 इंटू 60 का बनेगा, 6 इंटू 60, क्योंकि 60 क्या है? लंबाई है, और 6 mm इसका चौड़ाई है। सब 6 mm का हम लोग बना देंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। नीड के अनुसार हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये टाइटल ब्लॉक्स का निर्माण किया जाता है। आप लोग टाइटल ब्लॉक्स को समझ गए होंगे। और ये फिगर रहा ओरिजिनल वाला, आप इसे देख लीजिएगा। वैसे हम इसका स्टडी मटेरियल डालेंगे बाद में, तो आपको वहाँ पर और नीट और क्लीन दिखेगा, ठीक है ना। बाकी अभी नोट्स में जरूर बनाइएगा आप लोग। तो टाइटल ब्लॉक समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। मिनी ड्राफ्टर। अब मिनी ड्राफ्टर का उपयोग आईटीआई में बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर, आपको देखे होंगे। और ये इसका साइज बड़ा में भी आता है, लार्ज ड्राफ्टर भी होता है, एक मिनी ड्राफ्टर भी होता है। तो ये मिनी ड्राफ्टर का उपयोग हम लोग अपने कॉलेजों में करते हैं। और आईटीआई में अधिकतर सेट स्क्वायर से ही लोग ड्राइंग बना देते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट बनाता है ड्राइंग, ठीक है। तो चलिए इसके पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग ड्राइंग के कई कार्यों के लिए कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा उपकरण है जो ड्राइंग में बहुत सारे कार्यों को एक साथ करता है। क्या क्या करता है आइए समझिए। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग क्षैतिज रेखाओं मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, इनक्लाइन लाइन झुकी हुई लाइनों को खींचने के लिए, कोनों को मापने के लिए, समानांतर रेखा खींचने के लिए, लंबवत रेखा खींचने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हर तरह के काम इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, इनक्लाइन लाइन खींच सकते हैं, एंगल को मेजर कर सकते हैं, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। मतलब हर तरह का लाइन इससे खींचा जा सकता है, और हर तरह के कोण का निर्माण किया जा सकता है, और कोण को मेजर किया जा सकता है। तो इतना सारा फीचर्स होता है इसमें, लेकिन वही सेट स्क्वायर में इतना सारा फीचर्स नहीं होता है। इसीलिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हम लोगों के कहाँ पे? ड्राइंग में, ठीक है ना। और इसके बिना ड्राइंग अधूरी होती है। अब इसमें बनता कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें दो भुजाएं होती है ना, दो भुजा, एक ये हो गया, एक हो गया, और ये दो, इसमें दो भुजाएं होती है। और दोनों का जो एंगल होता है ना आपस में 90 डिग्री पे होता है। दोनों कितने पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। जो आवश्यक कोण के लिए समायोजन होती है, और निचली भुजा के अंत में एक स्केल जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये दोनों कितना होता है? 90 डिग्री पे होता है। दोनों में स्केल होता है, इसमें और इसमें भी स्केल होता है, स्टील रूल, ठीक है ना। एमएम में लिखा रहता है, और यहाँ पे डिग्री लिखी होती है। जो गोला वाला चक्री है इस पर डिग्री होता है। इस पर क्या होता है? डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे डिग्री लिखा होता है, और इस पर स्केल होता है एमएम में, ठीक है। कभी आप ड्राफ्टर को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। एक ये हो गया इसका भुजा, और एक ये हो गया। इन दोनों भुजाओं पे स्केल बना रहता है, और ये गोल वाला जो चक्री होती है जिसपे लगा हुआ है ये डिग्री में होता है, ठीक है। और दोनों के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ से ये घूमता है, यहाँ से इधर उधर एडजस्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ से एडजस्ट होता है। इसको ई वाले भाग को टेबल में हम लोग लगा के कस टाइट कर देते हैं। ई वाले भाग को हम लोग टेबल में लगाकर टाइट करते हैं। ये टाइट करने वाला ये है, स्क्रू है, लॉकिंग है, लॉकिंग नॉट है। टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा। अब क्या होता है? ये फिक्स हो जाता है, और यहाँ पे देखिए घूमने वाला, स्लाइड करने वाला, वहीं पे रोटेट करने वाला पेच लगा हुआ है। सेम दोनों जगह सेम पेच है, तीनों जगह कह सकते हैं। यहाँ भी है सेम वाला पेच। ये ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर सकता है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो इसके प्रयोग से हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं। बाकी ये चीज़ें इसमें ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसमें 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के कोण का निर्माण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये रहा आपका ड्राइंग टेबल जिसपे ड्राफ्टर को रखा हुआ है, ठीक है ना। ये रहा ड्राइंग टेबल जिसपे ड्राफ्टर को रखा हुआ है।
तो ये ड्राइंग टेबल होता है, ठीक है। ड्राफ्टर को इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये वाला भाग होता है जो जिसको हम लोग टाइट करते हैं टेबल में, ठीक है। और इस तरह से ये ऊपर नीचे करके हम लोग लाइन खींचना हो ऐसे तो लाइन खींच सकते हैं, ऐसे लाइन खींच सकते हैं, एंगल पर खींच सकते हैं, जिस भी तरीके का लाइन खींचना खींचा जाएगा। और अगर हम घरों में यूज करते हैं तो अपने जो पढ़ने वाला वो होता है टेबल होता है छोटा वाला, उस पर भी हम इसको इंस्टॉल करके इस तरह से हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे, अब हमारे सामने आएगा अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैप्टर के जो सेट दिया हुआ है ऑनलाइन जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि संडे से पहले आप लोगों को हम उसका जो टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो है हम आपको अपलोड कर दें, आप सॉल्यूशन देकर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। चेक करें कि कहाँ आपसे गलती हुई है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए उससे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहला काम है आपका कि जाकर प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न आते हैं। और टेस्ट को अगर एक बार लगाते हैं गलत होता है तो दोबारा भी दीजिएगा, उससे आपका स्कोर सुधरेगा, ठीक है ना। और बिल्कुल आराम से मैंने स्मूथली तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो आई होप कि आप लोग इस चैप्टर को समझे होंगे बेहद ही बेहतरीन ढंग से। अब हमें इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे आपका टेस्ट होगा हम सोल्यूशन वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद हम एक जूम मीटिंग का प्लान कर रहे हैं कि जूम मीटिंग पर आकर आप लोगों से थोड़ा बातचीत करें ड्राइंग के बारे में और भी पढ़ाई लिखाई के बारे में। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का डिमांड आप लोग कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप में एक लिमिट होता है कि 200 समथिंग बच्चों को ही ऐड कर सकते हैं, और हमारे ड्राइंग में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अकेले जो ड्राइंग का सिलेबस इसमें 100+ बच्चे हैं। इसके अलावा जो 29 वाला कोर्स है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जी के ये सारा कंबाइन है, उसमें भी ड्राइंग है, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा ज्वाइन किए हैं। सबको मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो व्हाट्सएप में ऐड करना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जुड़ जाएंगे आप लोग, तो वहाँ से बहुत अच्छे से बातचीत होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बस दिन रात बाबू एक ही मेहनत करना है, ठीक है ना। जिंदगी है एक उद्देश्य बना लीजिए कि हमको सरकारी नौकरी लेना है, हमको रेलवे में जाना है, यही एकमात्र उद्देश्य है। बाकी खाना खाए हैं नहीं खाए, कौन क्या बोल रहा है, टेंशन नहीं लेना है। किल द टेंशन, अदरवाइज टेंशन किल यू। अगर टेंशन को आप नहीं मारेंगे तो टेंशन आपको मार देगा। इसीलिए दुनिया में कोई भी घटनाएं घट रही है, कुछ भी हो रहा है, दुनिया इधर से उधर हो रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एकदम इस तरह से अपने आप को बना के रहिए कि हमेशा तरोताजा, हमेशा पढ़ने के मूड में रहिए। भाड़ में जाए दुनिया, कुछ भी हो, घर में लड़ाई भी हो रहा है, कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, मग्न रहिए, लेकिन सारा ध्यान आप पढ़ाई में लगाइए। सारा नशा आपको करियर का होना चाहिए, और सारी नशाओं को छोड़ दीजिए। जब करियर बन जाएगा तो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ इस हम चैप्टर को एंड करते हैं और मिलेंगे हम लोग सोल्यूशन वीडियो में। थैंक यू सो मच।